अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज लर्निंग ट्री एकेडमी चैनल में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। आज की हमारी क्लास पैजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की होगी, यानी कि पैजेट का इदराकी नशोनुमा का नज़रिया जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ के अंदर शुमार किया जाता है। ये नज़रिया टीएस टेट, एपी टेट, सी टेट या मुख्तलिफ़ टेट के लिए कारआमद है। इसमें से बहुत सारे सवालात पूछे जा चुके हैं और आइंदा एग्ज़ामों के अंदर पूछे जा सकते भी है। आज की हमारी क्लास इसी के ऊपर चलेगी। चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले जीन पैजेट के बारे में पढ़ेंगे। जीन पैजेट क्या है? जीन पैजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था। इस पैजे को तिफिल का बाबा नफ्सियात भी कहा जाता है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्याजे को कहा जाता है, क्योंकि प्याजे ने बच्चे के ऊपर ही तमाम तजुर्बे को मुनहसिर रखा, इसलिए इसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये कंस्ट्रक्टिविज़म का पैरोकार था, इसलिए इसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। इसका मानना था कि बच्चा अज़ ख़ुद अपने मालूमात को तश्कील देता है। हाँ, इसी बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर इसने अपना तजुर्बा पेश किया या अपनी थ्योरी को या अपने नज़रिए को पेश किया। इसका मानना था कि बच्चा जो भी नई मालूमात को सीखता है या तश्कील देता है वो ख़ुद अपने अंदर से यानी ख़ुद से करता है। चलिए तजुर्बे की तरफ बढ़ते हैं। तजुर्बा पढ़ने से पहले बुनियादी तसव्वुरात, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या इस नज़रिए के अंदर पेश किए गए। सबसे पहला है जहनी खाका। प्याजे के मुताबिक छोटे छोटे इकाइयाँ मिलकर एक बड़ा तसव्वुर तैयार करते हैं। प्याजे ने ये बात बयान की कि बच्चा जो भी चीज़ देखता है या सीखता है उसको छोटी इकाई में यानी छोटे मालूमात को अपने दिमाग में या अपने दिमाग के छोटे हिस्से में महफूज कर लेता है। इसी को ज़हनी खाका या स्कीमा का नाम दिया गया है। जो मालूमात हम हासिल करते हैं वो हमारे दिमाग में छोटे हिस्से या कमरे की शक्ल में जमा होती है। जी हाँ, जिसके बारे में अभी जिक्र करा मैं, जो भी मालूमात बच्चा सीखता है या हासिल करता है उसको अपने दिमाग के छोटे से हिस्से में महफूज कर लेता है। या किसी शय को देखा तब बच्चा इस शय का खाका अपने जहन में महफूज कर लेता है। यानी कि बच्चा कोई चीज़ को देख रहा है, कुर्सी देख रहा है, चॉकपीस है, बोर्ड है, गाड़ी है, परिंदे हैं, किसी भी चीज़ को जब बच्चा देखता है तो उसका खाका अपने जहन में महफूज कर लेता है। मतलब ये कि वो जो छोटी चीज़ यानी छोटी भी मालूमात बच्चा कर देखता है तो उसको अपने जहन में महफूज कर लेता है। स्कीमा मतलब एक स्मॉल पार्ट जिसको बोलेंगे हम, स्मॉल यूनिट जिसको बोलेंगे हम, वो उसी को कॉन्सेप्ट बनाकर अपने जहन में महफूज कर लेता है, जिसको स्कीमा या ज़हनी खाके का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। मवाफ़िक़त अडॉप्टेशन क्या है? प्याजे के मुताबिक एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतक़ी मवाफ़िक़त कहलाती है, यानी कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से में यानी एक पार्ट का दूसरे पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन जो है अडॉप्टेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल बयान की गई है। देखो, अगर कोई इंसान पहले गर्म इलाके में रहता था लेकिन अब वो सर्द इलाके में रहने लगा, तब वो वहाँ के माहौल से मुताबिकत नहीं कर पाता। जी हाँ, ट्रांसफ़र तब्दीली किसको कहते हैं बोले तो एक इंसान जो है वो सर्द इलाके में रहता था, सर्द इलाके के कुछ बाद वो गर्म इलाके में आया तो एकदम वो एडजस्टेबल नहीं कर सकता, तो उसको क्या है वहाँ पर रहने की आदत हो जाती ना। अब यहाँ पर गर्म माहौल में आया तो यहाँ पर उसको आदी होना वो माहौल का, तो कुछ अरसे अगर वो यहाँ पर रहता है तो धीरे धीरे वो इस माहौल में ढल जाता है, इस माहौल का आदी हो जाता है, तो इसी जगह में मुताबिकत कर लेता है। इसी मुंतकिली को अडाप्टेशन कर लेता है, यानी अपनी प्लेस को वो चेंज कर ले रहा। मिसाल के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी प्लेस को वो चेंज कर ले रहा, तो उसको मवाफ़िक़त या अडाप्टेशन कह लेती है, कहा जा सकता है। यानी एक मरहले से दूसरे मरहले में आसानी के साथ वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्याजे के मुताबिक। नेक्स्ट है, देखिए इंजज़ाब असिमिलेशन किसको कहते हैं? इंजज़ाब किसको कहते हैं? यानी कि वो अमल जिसमें नई मालूमात को पहले से मौजूदा जहन में शामिल करना। यानी कि इसका इंजज़ाब का मतलब ये है कि बच्चे के जहन में मौजूदा पुरानी मालूमात में नई मालूमात का इजाफा कर लेना इंजज़ाब या असिमिलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल यहाँ पर बयान की गई कि मिसाल के तौर पर एक बच्चे के जहन में कुत्ते से मुताल्लिक़ एक ज़हनी खाका है, यानी पुरानी मालूमात पहले से मौजूद है जो इसके चार पैर, दुम वगैरह से मुताल्लिक़ है, लेकिन जब बच्चा एक कुत्ते को भौंकते हुए देखता है तो उसके अंदर इसकी कशीदगी की हालत पैदा होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, आप ये मिसाल बयान कर रहा है कि एक कुत्ते के ताल्लुक़ से, कुत्ता एक जानवर है, उसके ताल्लुक़ से बच्चे के जहन में मालूमात पहले से थी। क्या मालूमात थी? मालूमात ये थी बच्चे के जहन में कि कुत्ते को चार पैर और एक दुम होती है। ये पुरानी मालूमात है। अब नई मालूमात क्या है? अगर बच्चा कुत्ते को भौंकते हुए देख लिया
तो बच्चा जो है सो कशीदगी की हालत इख्तियार कर लेता है, अरे ये भौंकना क्या है, ये कौन सा जानवर है, बल्कि क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम कि कुत्ता भौंकता है। तो ये जो नई मालूमात है, ये नई मालूमात क्या करता, वो बच्चा जहन में महफूज कर लेता। अगर बच्चे को अगर हम बताएं कि कुत्ते की भौंकना भी कुत्ते की एक सिफत है, उसकी सलाहियत है, उसके पास वो पाई जाती है कुदरती तौर पर कि कुत्ता भौंकता है। जब बच्चे को ये चीज़ हम ये बात बता रहे हैं हम कि कुत्ता भौंकता है, तो ये बात क्या करता बच्चा अपने जहन में नई मालूमात के तौर पर महफूज कर लेता। इसी को एसिमिलेशन या इंजज़ाब कहा जाता है। इस सिफत को ही एसिमिलेशन या इंजज़ाब कहा जाता है। यानी पुरानी मालूमात में नई मालूमात का इजाफा कर लेना इंजज़ाब कहलाता है। अब कौन सी भी मिसाल आप दे सकते हैं, मैं एक मिसाल मैं पेश करा, आप कौन सी भी मिसाल इसकी ले सकते हैं, या एग्जाम में किसी भी मिसाल के ज़रिए सवाल पूछ सकता है। मिसाल के ज़रिए भी बाज़ मरतबा सवालात पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुताबिकत अकोमोडेशन की तरफ। जब ज़हनी खाके में पहले से महफूज शुदा मालूमात नई मालूमात में कोई मदद नहीं देती तो इसको या ऐसी हालत को अकोमोडेशन कहा जाता है, या ऐसी हालत अकोमोडेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल बयान की गई, देखिए कि एक बच्चा एक कुत्ते से मुताल्लिक़ मालूमात रखता है, जैसा कि 4 पैर, दुम और भौंकना वगैरह, लेकिन जब वो एक बिल्ली को देखता है तो बिल्ली की आवाज़ सुनकर इसकी हालत में कशीदगी पैदा होती है या कशीदगी की हालत तारी होती है। जब कोई इसको बताता है कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, तब वो बिल्ली की तमाम खुसूसियत जानकर नया ज़हनी खाका बनाता है। इसको मुताबिकत कहते हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मिसाल बयान की कि कुत्ते के बारे में उसको मालूमात है, 4 पैर है, दुम है, या वो भौंकता है, ये सिफत उसके जहन में मौजूद है। लेकिन लेकिन अकोमोडेशन इसको कहते हैं, मुताबिकत इसको कहते हैं कि पुरानी मालूमात में नई मालूमात कोई मदद नहीं देती है। असिमिलेशन में मदद देती है, लेकिन मदद अकोमोडेशन के अंदर नहीं देती है। तो इसकी मिसाल इस तरह से बयान की गई है कि एक कुत्ते के बारे में मालूमात उसको मालूम है, लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ सुनता है। जब वो बिल्ली की आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर कशीदगी की कैफियत आ जाती है। एकदम अचानक ये हो जाता है, अरे ये कौन सी आवाज़ है, ये कौन सा जानवर है। कुत्ते के बारे में मालूम था, ये कौन सा जानवर है, नया जानवर कौन सा है। तो ये जो पुरानी मालूमात है उससे कोई रिलेटेड चीज़ बिल्ली के अंदर मौजूद नहीं है। अरे बाप रे बोल के बच्चा परेशान हो जाता, कशीदगी की हालत उसके अंदर तारी हो जाती है। अगर हम उसको बताएं कि नहीं नहीं बेटे ये बिल्ली है, ये एक जानवर है, कुत्ते की तरह भी ये भी एक जानवर होता, ये इसकी आवाज़ कुत्ते से मुख्तलिफ होती है, तो ये जो नई मालूमात बच्चे को मिल रही है वो पुरानी मालूमात में कोई मदद नहीं दे रही। तो ये नई मालूमात बच्चा क्या करता, अपने ज़हनी खाके के अंदर महफूज कर लेता। इसी को एडजस्टेबल या अकोमोडेशन, एडजस्टेबल या मुताबिकत कहा जाता है। ये 4 बुनियादी तस्वुरात इंपॉर्टेंट है, इसमें मिसाल के ज़रिए सवालात पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं खाके की तरफ। ये खाका मैं यहाँ पर रखा, देखिए कि ये किस तरह से खाका बुनियादी तस्वुर का है। पहला स्कीमा, असिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन। इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि जो अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन के 2 बुनियादी जुज़ है, एक असिमिलेशन, दूसरा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन और असिमिलेशन जो है वो अडॉप्टेशन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे के जो इदराकी नशोनुमा के जो मरहले हैं, मरहलों की तरफ बढ़ते हैं, दर्जों की तरफ बढ़ते हैं। प्याजे ने इदराकी नशोनुमा के 4 मदारिज पेश किए हैं, 4 उसने मदारिज पेश किए हैं। कौन कौन से 4 मदारिज है उसके बारे में हम सीक्वेंस वाइज तरतीबवार पढ़ेंगे। पहला मदारिज है सेंसरी मोटर स्टेज, हिस्सी व हरकी। ये दौर बर्थ से 2 साल तक का होता है, पैदाइश से 2 साल तक का ये दौर होता है। इसके बारे में मालूमात हम देखेंगे। प्याजे का यह दौर पैदाइश से 2 साल तक का होता है। इस दौर में बच्चा माहौल से सीखने और समझने के लिए जिस्मानी हरकत और हवा से खमसा का इस्तेमाल करता है। इस दौर में हवा से खमसा ही इसके इक्तिसाबी अवामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चा सीखने और समझने के लिए, छोटा बच्चा होता है बिल्कुल सीखने और समझने के लिए बच्चा जो है हवा से खमसा का इस्तेमाल करता है, सेंस ऑफ ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। ये माना जाता है, प्याजेट ये मानता है कि जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो ये स्टेज के अंदर एज ए टीचर का काम अंजाम देते हैं बच्चे के। सेंस ऑफ ऑर्गन से ही बच्चा अपने इक्तिसाबी काम या इक्तिसाबी अवामिल अंजाम दे सकता है। तो सेंस ऑफ ऑर्गन ये दौर में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस दौर में बच्चा मुख्तलिफ माकूस मशाकिल अंजाम देता है। यानी कि कौन कौन से मशाकिल है, माकूस मशाकिल कौन कौन से अंजाम देता है। जैसा कि यहाँ मिसाल में बयान किया गया, बड़बड़ाना। बच्चा जो बचपन में बड़बड़ाता है वो माकूस मशागिल या माकूस काम जो होता है, यानी बरक्स जो काम होता है वो इसी दौर में अंजाम होता है। बड़बड़ाना, जब बच्चा बचपन में बड़बड़ाता है, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, जैसा कि फुर्कियाँ मारता है। जज्बात में जब होता है बच्चा या खुशी में होता है तो एकदम फुर्कियाँ मारता है। फिर चूसना, यानी अगर आप किसी शय को
बच्चे के हाथ में देंगे तो बच्चा जो है वो चाकू पहले तौर पे वो अपने मुंह में लेता है, उसको चूसने लगता है क्योंकि वो चीज़ का आदी होता है। तो माकूस जो मशागिल होते हैं वो इसी दौर के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। इस दौर में बच्चा और माहौल और वालिदैन को देखकर इनकी तक़लीद करता है। हाँ, इमिटेशन इसी में होता है। बच्चा जो अपने वालिदैन को देखता या वालिदैन जो काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उसकी तक़लीद करना शुरू कर देता है या उसका इमिटेशन करना शुरू कर देता है। इसी में इमिटेशन का अमल होता है। इस दौर के अख्तिताम तक बच्चा ये सीख जाता है कि अगर कोई शय इसके सामने मौजूद नहीं है फिर भी वो वजूद रखती है। इसको प्याजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया है, यानी आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड। हाँ, इस दौर में बच्चा ये चीज़ सीखता है कि अगर कोई शय उसके सामने है, मौजूद नहीं है, कोई सामने मौजूद नहीं है लेकिन उसके सामने वजूद रखती है, तो इस तरह की खासियत को, इस तरह की चीज़ को उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया है या आउट ऑफ साइड, यानी बिल्कुल माइंड से बाहर है, वो उससे बाहर है लेकिन वजूद रखती है। सामने नहीं है उसके लेकिन वजूद रखती है उसके पास, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस की खासियत जो होती है वो इसी पीरियड के अंदर होती है, इसी दौर के अंदर होती है। इस दौर को बबलिंग स्टेज भी कहा जाता है। हाँ, बच्चा बिल्कुल बबलिंग स्टेज बोलते तो बच्चा फुर्कियाँ मारता, जज्बात में जब आता बच्चा तो फुर्कियाँ मारता, तो उसको बबलिंग स्टेज भी कहते हैं। दूसरे पीरियड की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा पीरियड है प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्री ऑपरेशनल पीरियड भी इसको कह सकते हैं। माक़बल तफ़ाली दर्जा या उमूमी दर्जा भी कह सकते हैं। ये दर्जा 2 साल से 7 साल की उम्र तक का होता है या 2 to 7 ईयर्स तक ये दर्जा कायम रहता है। इस दर्जे के बारे में मालूमात देखेंगे। प्याजे का ये दौर 2 से 7 साल तक का होता है। इस दौर में बच्चा मंतकी मशाकिल अंजाम नहीं दे सकता, यानी कि बच्चे के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल वर्क जो होता है वो इसके अंदर नहीं कर सकता क्योंकि डेवलप नहीं होती। नहीं, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डेवलप नहीं होती, यानी लॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर अभी डेवलप नहीं होती ये उम्र के अंदर। इस दौर में बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है क्योंकि बच्चा अपनी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा और बर्ताव तब्दील करते हैं और बड़े लोगों की तरह बर्ताव की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 साल के बाद बच्चे जो वालिदैन से सीखता, घर में सीखता, घर में रहने वाले अफराद या दूसरे रिश्तेदारों को जब बच्चा देखता है तो उनकी बात करने के जो अल्फाज होते हैं, जो अल्फाज जो सीखता है बच्चा, वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाता है। इस उम्र के अंदर वो फिर अल्फाज को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है, फिर इस्तेमाल करता है, एक बर्ताव में तब्दीली ला लेता है, चेंजेस ला लेता है क्योंकि अपने माहौल में रहता है तो उसके हिसाब से वो चेंजेस ला लेता है। फिर बड़ों की तरह जो रिएक्ट करते हैं बड़े, वैसे रिएक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे वो बर्ताव करते हैं वैसे बर्ताव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन किसको कहते हैं? सेंट्रेशन क्या है? प्याजे के इस तस्वुर के मुताबिक बच्चा एक वक्त में सिर्फ एक काम ही कर सकता है, दूसरा काम पर उसका जहन नहीं होता, वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इसको सेंट्रेशन कहा जाता है। यानी प्याजे ने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि सेंट्रेशन की खासियत ये होती है इस दौर के अंदर के बच्चा सिर्फ एक वक्त में एक काम कर सकता, दूसरे काम की तरफ जहन नहीं लगाता। इसी को सेंट्रेशन कहा जाता है, या इसी को प्याजे ने मोरल रियलिज्म का नाम दिया। यानी एक वक्त में एक काम ही कर सकता, दूसरा काम अगर आप देंगे भी उसको तो वो उसकी तरफ जहन भी नहीं लगाता, ना वो करने में दिलचस्पी लेता है। बस वो एक ही काम की तरफ अपने कॉन्सेप्ट को, अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखता है कि बस मुझे ये काम दिया गया, बस एक ही काम मुझे करना है, दूसरी तरफ लगाता भी नहीं। इसी को सेंट्रेशन का आंसर भी कहा जाता है, या इसको मोरल रियलिज्म भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म ये बच्चे के अंदर किस तरह की खासियत होती है? प्याजे के इस दर्जे के मुताबिक बच्चे के अंदर इस किस्म की महारत होती है कि बच्चा जो चीज़ों को देख रहा है इन्हीं अशिया की वो वजाहत करता है, दूसरों का इजहार का फ़र्क इनके ऊपर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईगोसेंट्रिज्म में ये चीज़ बताई गई कि एक बच्चा एक चीज़ को देख रहा, अब जो चीज़ को देख रहा बस वो उसी की वजाहत कर सकता। अब उसको फ़र्क बयान करो बोले आप, तो वो उसके ऊपर दूसरी चीज़ों का फ़र्क बयान नहीं कर सकता। जो चीज़ उसके सामने मौजूद नहीं है वो तो उसके बारे में उन्हें वो चीज़ को बता नहीं सकता। बच्चा रोज़ाना कुर्सी को देख रहा, वो उसके बारे में बता सकता। अब जो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है वो उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, या उसकी वजाहत कर सकता। इसको ईगोसेंट्रिज्म का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है अलामतों का इजहार, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मतलब इस दौर के अंदर बच्चा जो होता वो मुख्तलिफ अलामत को, इशारों को समझने लगता है या अशिया को देखकर उनकी शनाख्त करता है। यानी जो इशारे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम लोग इशारे घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आँख के इशारे होते, कान के होते, यानी ज़बान के बग़ैर ज़बान हिलाए हम इशारे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ। वो इशारों को बच्चा क्या करता है? समझता है, फिर वो इशारों को दोहराता भी, शनाख्त कर लेता है, समझने लगता है, उसको समझ जाता है कि ये इशारा
किस काम का है, यानी किस काम के लिए कहा जा रहा है हमको, ये इशारा किस चीज़ का है, वो उसको समझने लगता है। इसको अलामतों का इज़हार भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है नस्मियत, एनिमिज़म। एनिमिज़म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमिज़म है क्या? इस दौर की अहम खुसूसियत में से एक शुमार होता है एनिमिज़म। बच्चे सोचते हैं कि हर चीज़ में जान होती है, यानी कि बेजान चीज़ों में भी जान होती है। मिसाल, एक बच्चा गुड़िया से खेल रहा है, इसकी ड्रेसिंग करता है और सोचता है कि वो जानदार है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनिमिज़म से मुराद ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि सब में जान होती है, यानी बेजान चीज़ों में भी जान होती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल बयान की कि एक बच्चों को हम बचपन में गुड़िया दिलाते हैं, वो समझता है गुड़िया को तैयार करता है, तैयार करके ये समझता है कि गुड़िया के अंदर जान होती है, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चे समझते हैं। इसी खासियत को एनिमिज़म कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम भी चल रहे, चलते चलते बच्चे को ठोकर लग के गिर गई। अब बच्चा जाहिर सी बात है रोता है। अब रोता है तो हम क्या करते हैं, उस ज़मीन पर मारते हैं हाथ से, ताकि बच्चा खुश हो सके। तो बच्चा ये समझता है कि उस ज़मीन के अंदर जान होती है। वो हिसाब से क्या करता है कि मेरा जो बदला था वो बदला ले लिया, उन्हें मेरे को मारा, मैं उसको मार दिया, मेरा बदला ख़त्म हो गया। बच्चा खुश हो जाता, वो बात को भूल जाता। तो ये जो चीज़ होती है, जो खासियत होती है, बच्चा ये समझ रहा है कि वो ज़मीन के अंदर या गुड़िया के अंदर किसी चीज़ बेजान के अंदर जान होती है। बच्चा ये समझता है। इस समझने की खासियत को एनिमिज़म कहा जाता है। इस दौर में बच्चा अपने साथियों से बिना रुकावट बातें करता है, लेकिन इनकी बातों को तवज्जो से नहीं सुनता है। हाँ, बच्चा जो होता है वो बिना रुकावटें बातें करता है। जाहिर सी बात है, बच्चा जब बोलना सीख जाता है, बहुत सारी बातें उसके अंदर आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, बच्चा सीख लेता है माहौल से या इक्तिसाब कर लेता है। तो वो जब बातें सीखता है तो बिना रुकावट बोलता भी है। और ख़ास बात ये होती है कि दूसरों की बातों पर वो तवज्जो नहीं करता, ना सुनता है उनको। सुनता मतलब तवज्जो ही नहीं देता। तो इसको प्याजेट ने कलेक्टिव मोनोलॉग्स के नाम से मौसूम किया है। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, इस दौर में बच्चा बक़ा के उसूल को नहीं समझ सकता। बक़ा का उसूल बोलते हैं कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के उसूल को नहीं समझ सकता। ये कौन सा उसूल है, ये किस दर्जे के अंदर ये उसूल की बात कर रहे हैं, कौन सा उसूल है ये जो बच्चा दूसरे दर्जे के अंदर नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर, अगर दो गिलास जिनका हजम मसावी हो, लेकिन एक लंबाई में ज़्यादा और दूसरा चौड़ाई में ज़्यादा हो, तो बच्चा जो है वो लंबाई वाले गिलास को बड़ा कहेगा। यानी दो गिलास है, दोनों भी बराबर है वेट के अंदर हिसाब से या हजम के हिसाब से, आप देखें बराबर है, लेकिन एक लंबा है एक चौड़ा है, उसमें आप पानी डालें तो बच्चा क्या समझता बोले तो वो दो गिलास अलग अलग समझता। क्यों बोल, तो ये जो पैमाइश की खासियत है वो अभी उसके दौर में, ये जो मंतकी सोच की खासियत है वो अभी इस दौर में परवान नहीं चढ़ी। ऐसा क्यों बोल रहा बच्चा, हालांकि दो गिलास सेम है, हजम सेम है, लेकिन मुख्तलिफ है बोल रहा। क्यों बोल रहा बोल तो उसके अंदर मंतकी सोच जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई। वो मंतकी सोच जिसके अंदर डेवलप नहीं हुई वो आगे के स्टेजेस के अंदर डेवलप होती। इसी को जो है कंजर्वेशन का जो उसूल कहते हैं, वो कंजर्वेशन का उसूल ये होता है जिसमें मंतकी सोच डेवलप हो जाती है। अब कंजर्वेशन का उसूल इसमें नहीं है ये दौर के अंदर, तो लिहाजा मंतकी सोच नहीं होगी। मंतकी सोच नहीं होगी तो बच्चा जो दो मसावी चीज़ों को अलग अलग बताएगा। ये इस उसूल का मतलब है। इस दौर के बच्चे में बरक्स सोचने में दुश्वारी होती है। बच्चा जो है सीधा बराबर नहीं सोच सकता, तो उल्टा कहाँ से सोचेगा। बरक्स सोचने में मुश्किल होती है, यानी बरक्स वो अभी नहीं सोचता, रिवर्स अभी नहीं सोचता कि क्या चीज़ें इसका मुखालिफ भी होता या नहीं होता। वो चीज़ें अभी इसमें नहीं सोच सकता, वो चीज़ अभी इसमें डेवलप नहीं होती, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग जो है इसमें डेवलप नहीं हुई, इसलिए वो हिसाब से वो चीज़ें इसमें डेवलप नहीं होगी, दुश्वारी होगी उसको। नेक्स्ट, प्याजे के मुताबिक बच्चा पहले सोचना सीखता है। प्याजे ने ये कहा कि बच्चा पहले सोचना सीखता है। थिंकिंग की जो क्वालिटी होती है वो बच्चा पहले सीखता है, उसके बाद उसकी ज़बान में तरक्की होती है। मतलब उसके बाद जो है थिंकिंग के बाद लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की। पहले लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, पहले बच्चा थिंकिंग को डेवलप करता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप करता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी किसको कहते हैं? इस दौर में बच्चे ये समझते हैं कि या समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी काम रिवर्स नहीं होता, यानी बरअक्स नहीं होता। रिवर्स बोले तो बरअक्स को बोलते हैं, बरअक्स काम अभी नहीं होता। रिवर्स कौन सा बरअक्स काम नहीं कर सकता बच्चा, या नामुकम्मल नहीं हो सकता। बच्चा ये समझता है कि भाई किसी भी चीज़ का रिवर्स या बरअक्स चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक 3 साल का बच्चा है, वो बच्चा बर्फ़ और पानी के जो चेंजेस है उस ट्रांसफ़र है, वो ट्रांसफ़र को नहीं मानता, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हुई। वो ये नहीं समझ सकता। अब हम समझ सकते हैं, हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग है कि बर्फ़ पानी में तब्दील हो सकता है। बर्फ़ पानी के अंदर, तब बर्फ़ का टुकड़ा बच्चे के सामने रख दिया आप, वो बर्फ़ के टुकड़े को देख लिया, उसकी शक्ल आप जहन में रख लिया, ये बर्फ़ है, बस। उसको ये नहीं मालूम कि बर्फ़ पानी में तब्दील हो सकता,
इसका भी बरक्स हो सकता, इसका भी उल्टा हो सकता है, यानी ये जो बर्फ़ है इसका उल्टा होकर ये पानी बनता है। ये खासियत अभी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती क्योंकि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग अभी नहीं है, इसलिए इसको इरिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। वो जो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो आगे के पीरियड में आएंगी, तब ये सारी खसूसियात उसके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पीरियड है क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, मखरून अमलियात दर्जा। ये 7 से 11 साल होता है। बाज़ माहिरीन नफ्सियात 7 to 2 ईयर्स भी इसको लेते हैं, लेकिन बाज़ जो है 7 से 11 होते हैं। प्याजे ने 7 to 11 ईयर्स इसको बतलाया है। इसकी खसूसियत के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मुद्दत 7 to 11 ईयर्स होती है। सबसे पहला उसूल जो है वो बका का उसूल है। अभी थोड़ी देर पहले हम बका के उसूल के बारे में पढ़े तहफ़्फ़ुज़ के बका का उसूल दूसरे दर्जे के अंदर नहीं होता, लेकिन तीसरे दर्जे के अंदर बका का उसूल होता है। कैसा होता है? बच्चे में ठोस अशिया से मुतालिक मंतकी सोच पैदा होती है, यानी बच्चा चीज़ों के बारे में मंतकी सोच सकता है, इसके सामने हो। हाँ, अब इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग शुरू, मंतकी सोच जो होती है वो अब पैदा होना शुरू होती है। जो चीज़ें सामने रखी हुई है उसके बारे में मंतकी चीज़ें सोचता है। अब मंतकी सोच आ गई बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है अब दो एक सा हजम वाले अशिया के अंदर फ़र्क करना महसूस कर लेता। जब तक कंजर्वेशन का उसूल नहीं, उसमें नहीं था कंजर्वेशन का उसूल, उसमें उल्टा हो रहा क्योंकि उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अब इसमें लॉजिकल थिंकिंग है, बका की सलाहियत है, बका का उसूल समझने लगता है। जब बका का उसूल समझ गया, लॉजिकल थिंकिंग जब आ गई, तो बच्चा दो मसावी चीज़ों में डिफरेंस करता। किस तरह? यहाँ बतलाया, 2 गिलास जिनका हजम मसावी है, लेकिन एक लंबाई में और दूसरा चौड़ाई में, एक लंबाई में रखे दूसरा चौड़ाई में रखे, लेकिन हजम बराबर है, तो 2 गिलासों में रखे पानी को बराबर कहेगा। क्यों बराबर कहेगा? क्योंकि अब समझ गया, अब उसके अंदर जो है मंतकी सोच आ गई, नहीं नहीं ये 2 गिलास का हजम बराबर है, हजम बराबर है तो ये 2 गिलास मसावी है, बराबर है, दोनों एक जैसे गिलास है। दूसरे दर्जे के अंदर ये बात समझ में नहीं थी उसको। क्यों नहीं थी? क्योंकि मंतकी सोच अब उसके अंदर पैदा नहीं हुई थी। उसके सामने चीज़ रखी हुई थी लेकिन मंतकी सोच नहीं थी। अब सामने चीज़ रखी हुई, अब मंतकी सोच, अब डिफरेंस कर ले सक रहा उन्हें। तो इस दौर में बच्चे की मंतकी सोच की नशोनुमा होना शुरू हो जाती है। जब मंतकी सोच शुरू होती है तो कंजर्वेशन का उसूल भी बच्चे के अंदर आ जाता है, बच्चा फ़र्क करना सीख जाता है। नेक्स्ट है रद्द-ए-अमल, रिवर्सिबिलिटी। इससे पहले के पढ़े थे इरिवर्सिबिलिटी पढ़े थे। इरिवर्सिबिलिटी में दूसरे स्टेज में होती है, रिवर्सिबिलिटी तीसरे स्टेज में होती है। बच्चा ये मानता था कि इरिवर्सिबिलिटी में उसका कोई बरक्स नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी में इसका बरक्स होता है। ये उसको समझ में आता है क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। यहाँ बताया जाए कि बच्चा बरक्स मशागिल अंजाम देने के काबिल होता है। एक मशगले में अगर बच्चा किसी चीज़ को तरतीबवार जमाता है तो इस तरतीब को बरक्स जमाने के काबिल हो जाएगा। ये बात इसको अब समझ में आ जाती है कि अब किसी चीज़ का बरक्स होता है, उसका उल्टा भी होता है। जैसा कि बर्फ़ से पानी का बनना, उसको समझ में नहीं आया था, उसको इरिवर्सिबिलिटी बोले सेकंड पीरियड, सेकंड दर्जे के अंदर। थर्ड दर्जे के अंदर अब समझ में आ गया उसको, यानी बर्फ़ का पानी बनना, ठीक है ये बर्फ़ ही है, बर्फ़ से पानी बन रहा, फिर उसको ठंडा करे आप जमाए तो फिर पानी से बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है, यानी इसका उल्टा भी हो रहा, बर्फ़ पानी बन रहा, पानी का बर्फ़ बन रहा। तो ये जो खासियत है, ये खासियत ये को आसानी से समझ सकता है। ये खासियत रिवर्सिबिलिटी थर्ड पीरियड के अंदर डेवलप होती, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी थर्ड पीरियड के अंदर डेवलप होती है प्याजे के इदराकी नशोनुमा के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन। बच्चा जो है इस दौर में बच्चा दर्जाबंदी की सलाहियत पैदा होती है, यानी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम की तरफ और कम से ज़्यादा की तरफ अशिया की दर्जाबंदी की सलाहियत पैदा होती है या उसके पास पाई जाती है। यानी कि दर्जाबंदी बोले तो बच्चा जो है वो अब दर्जाबंद अशिया को दर्जाबंदी करने की खासियत, यानी कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की तरफ, यानी अगर आप उसको आदत दे दिए कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की तरफ जमा बोल तो बच्चा जमाने के अब काबिल हो जाता है क्योंकि दर्जाबंदी की खासियत इसके अंदर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी डेवलप्स। ट्रांजिटिविटी डेवलप्स क्या है? इस दौर में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो मुख्तलिफ अशिया के दरमियान ताल्लुक़ को पहचानने लगता है। ट्रांजिटिविटी डेवलप्स मतलब आप उसके सामने मुख्तलिफ अशिया रखें, वो पूरे अशिया को पहचानता है। ये अशिया ये काम होती है, अशिया का ये नाम है, ये अशिया का ये नाम है, ये अशिया ये नाम है, ये फलाना चीज़ का ये नाम है, इसका ये नाम है, ये नाम है। इसकी जो शनाख्त होती है वो नशोनुमा, जो ट्रांजिटिविटी की नशोनुमा है वो इस स्टेज के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले सेकंड दर्जे के अंदर पढ़े सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का आंसर थर्ड पीरियड के अंदर होता। डिसेंट्रेशन क्या है? इस दौर में बच्चा डिसेंट्रेशन का आंसर पाया जाता है, यानी बच्चा सोचने लगता है कि सबका नुक्ते नज़र अलग अलग हो सकता है। बच्चा बाइक वक्त में एक से ज़्यादा दूसरा काम कर सकता है। जी हाँ,
सेकंड पीरियड के अंदर बच्चा ये समझता है कि उसके पास सेंट्रेशन का आंसर होता है, वो एक ही काम एक वक्त में एक काम कर सकता है, भाई दूसरा काम दिए तो नहीं कर सकता, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उसके पास, मंतकी सोच नहीं थी उसके पास। अब मंतकी सोच आ गई। अब बच्चे को दूसरा काम दियो, बच्चा ये समझता है कि सबका नुक्ता नज़र अलग अलग है, भाई सबकी सोच अलग अलग है, तो वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है, काबिल हो जाता है करने के। एक काम दिए कर लेता, दूसरा दिए कर लेता, फिर तीसरा काम दियो कर लेता, चौथा काम दियो कर लेता, यानी एक से ज़्यादा दूसरे काम भी बच्चा कर सकता है। इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं। इस दौर को माबाद बचपन या यंग एज भी कहा जाता है। हाँ, एलिजाबेथ हॉरलॉक का एक पीरियड है ये, बचपन, लेटरहुड। ये जो थर्ड स्टेज है प्याजे का, तीसरा दर्जा है, इस दर्जे को यंग एज भी कह सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, या चाइल्डहुड भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये उससे मुशाबा होता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टेज है रस्मी अमलियात दर्जा। ये दर्जे की ड्यूरेशन पीरियड 11 to 12 ईयर्स होती है, 11 या 12 ईयर्स होती है। मैक्सिमम 11 ईयर्स मानते हैं, मैक्सिमम 12 ईयर्स मानते हैं। प्याजे ने इसको 11 ईयर के दर्जे पर रखा हुआ है, इसकी मालूमात हम देखेंगे। दौर की मुद्दत 11 ईयर्स से ज़्यादा होती है, 11 ईयर्स होती है, 11 से ज़्यादा हो सकती है, 11 से अबव हो सकती है। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? इस दौर में बच्चे के अंदर मंतकी सोच जोर पर होती है। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो इसी में आती, मुजर्रिद ठोस, मुजर्रिद सोच जो होती है वो इसमें पैदा हो जाती है, इसी में आती। लॉजिकल थिंकिंग थर्ड में शुरू होती, इसमें जोर पे आती। इस दौर में बच्चा ऊंचे ऊंचे दर्जे तक सोचने लगता है, बहुत हाई लेवल का सोचता बच्चा, क्योंकि जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मंतकी सोच ऊपर होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चा ऊपर सोचने लगता है। इतना ऊपर सोचता है कि बच्चा मफरूज़ा कायम करता है, अपना जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस कायम करता, उसूल बनाने के काबिल हो जाता, उसूल हो जाता काबिल, मिसाल देने के काबिल हो जाता। इतनी गहरी सोच बच्चे की इसमें डेवलप होती है कि बच्चा खुद से मफरूज़ा भी कायम करता, खुद से उसूल भी देता, फिर उस उसूल की मिसाल भी पेश करता है। प्याजे ने इसको हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक मफरूज़े को कहते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से मौसूम किया है। और ये हाइपोथेटिक जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है बच्चे में आम से ख़ास की जानिब बढ़ती है, जनरल से स्पेसिफिक जानिब बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल थिंकिंग की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स बच्चे में हो रहे, काबिल सोच रहा, मफरूज़ा कायम कर रहा, उसूल, मिसाल सब खुद से पेश कर रहा। डिडक्टिव रीजनिंग में जो आम से खास की जानिब पड़ती है। नेक्स्ट है, इस दौर में बच्चे के अंदर ख्याली चीज़ें शुरू हो जाती है, वो ख्याली दुनिया में खोना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर जो है वो ख्याली इमेजिनेशन क्वालिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, वो अपने इमेजिनेशन के अंदर, ख्याली दुनिया के अंदर खोना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। बच्चा ये समझने लगता है इस पीरियड के अंदर के बच्चा जो है वो तमाम लोगों की मरकज़ है, यानी तमाम लोग उसको देख रहे हैं, तवज्जे का मरकज़ बन रहा है, तमाम की तवज्जे अब मेरे ऊपर ही है, ये समझता बच्चा इस पीरियड के अंदर। मुजर्रिद सोच पैदा हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोलते हैं। इसी दर्जे के अंदर मुजर्रिद सोच पैदा होती है। बाज़ दफ़ा बच्चा ख्यालात की दुनिया में खो जाता है, बिल्कुल होता है अक्सर। बाज़ दफ़ा बच्चा जो इमेजिनेशन के अंदर अपनी अपनी खो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पैदा होगी तो जाहिर सी बात इमेजिनेशन के अंदर जाता बच्चा। इस दौर में बच्चे के अंदर मसले के हल की तलाश की खासियत यानी सलाहियत नशोनुमा शुरू हो जाती है। रीज़न एबिलिटी जो है वो इसी पीरियड के अंदर डेवलप होती है। ये उम्र तख्लीकी सलाहियत के साथ साथ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की भी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो बच्चे के अंदर रीज़न एबिलिटी आ जा रही, दूसरा क्रिएटिव सलाहियत, क्रिएटिव एबिलिटी, तख्लीकी सलाहियत, फिर बच्चा डाइवर्जेंट भी होता, बच्चा कन्वर्जेंट भी होता। ये भी खासियत इसके अंदर तश्कील पाती है या नशोनुमा होती है। ये 4 स्टेजेस हो गए। 4 स्टेजेस के बाद हम प्याजे के जो नशोनुमा के 4 स्टेजेस है इसका तालीमी इतलाक़ात देखेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई होता है एजुकेशन के अंदर, ये क्या क्या मालूमात फ़राहम करता है एजुकेशन के अंदर। इसके सवालात भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये नज़रिया तिफिल मरकूज़ को बढ़ावा देता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड बेस है, ये जो थ्योरी पेश करा ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस क्यों चाइल्ड सेंटर है, क्यों तिफिल मरकूज़ है बोले तो इसमें अहम रोल बच्चे का है, बच्चे का रोल है, इसलिए वो चाइल्ड सेंटर है। प्याजे ने डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग नज़रिए को तरजीह दी। क्यों?
क्योंकि इसका मानना था कि बच्चा खुद से नई मालूमात को दरियाफ्त करके सीखता है। अब इसी बेस्ड पर उसने तजुर्बा बनाया कि बच्चा आज खुद नई तश्कील मालूमात को तश्कील लेता, तो जाहिर सी बात है इसने डिस्कवरी जो बेस्ड लर्निंग है उसको तरजीह दी है। बच्चे के इस नज़रिए से उस्ताद को अपने तदरीसी तरीक़ों का इंतखाब करने में मदद मिलती है, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कि बच्चा कौन से एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका बर्ताव कैसा होता है, सीखने की सलाहियत कितनी होती है। जाहिर सी बात है टीचर को इसमें हेल्प मिलती क्लासरूम के अंदर पढ़ाने में, तदरीस का तरीक़ा इंतखाब करने के अंदर, टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करे, यानी कैसा एज, कौन से एज बच्चे को क्या तरीक़े से पढ़ाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, ये सब जो है किस तरह से बर्ताव किया जाए, सिखाया किस तरह से जाए, ये इस नज़रिए से मालूमात फ़राहम करती है टीचर को। जो तदरीसी कॉम्पिटेंसीज है इसका भी इंतखाब कर सकता है। तदरीसी जो कॉम्पिटेंसीज जिसको बोलेंगे हम, टीचिंग कॉम्पिटेंसी जिसको बोलेंगे हम, मेथड जिसको बोलेंगे, उस्ताद को पता होता है कि किस दर्जे में कितना सीखता है बच्चा, उस हिसाब से वो कॉम्पिटेंसीज इस्तेदाद तय करता है, उससे भी उसको मदद मिलती है। नेक्स्ट देखिए, प्याजे के नज़रिए से बच्चे की जाँच में मदद मिलती है। प्याजे का जो नज़रिया है इससे जांच, इवाल्वेशन में भी ये काम आ रहा, थ्योरी किस तरह से काम आ रहा। मिसाल के तौर पर बच्चा कॉन्क्रीट 3rd लेवल का बच्चा है, 3rd दर्जे का बच्चा है, लेकिन सही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। अब 3rd दर्जे का बच्चा सही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो उस्ताद को अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की नशोनुमा सही नहीं हुई। ये इवाल्वेशन करने में टीचर को मदद मिलती है। ये इतलाक़ात है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम प्याजे के इदराकी नशोनुमा के नुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या नुक्स है। इसके 3 नुक्स इसमें प्याजे के बतलाया गया। पहला तो प्याजे ने इस नज़रिए में समाज को दूर रखा। वो समझता था कि बच्चे के नशोनुमा बगैर समाज के हो सकती है। इसने अपने पूरे नज़रिए में समाज को कहीं पर भी एक लफ्ज़ एक बार भी बयान नहीं किया कि बच्चा समाज से सीखता है या बच्चे का समाज से ताल्लुक़ रखता है। क्यों बोले तो इसका मानना था कि बच्चा नई मालूमात अपने खुद से सीखता है, इसको समाज की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक गलती, ये एक नुक्स जो है वो प्याजे के नज़रिए में पाया गया। प्याजे ने अपने नज़रिए में लिसानी नशोनुमा को कोई अहमियत नहीं दी। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी कोई अहमियत इसमें नहीं दी गई। प्याजे ने लैंग्वेज के बारे में भी, लैंग्वेज के ताल्लुक़ से भी कुछ नहीं कहा। प्याजे के मदारी नशोनुमा को एक सतह तक महदूद रखा था। अब इसने जो स्टेजेस बनाए वो स्टेजेस में जितनी बातें कहीं बस उतनी बातें होती है, इसका मानना था। इससे बढ़कर बच्चा नहीं कर सकता, ये इसका मानना था। तो ये एक मिस्टेक, ये भी मिस्टेक इसकी पाई गई है। लास्ट नोट वहाँ बताया गया कि प्याजे वो पहला माहिर नफ्सियात था जिसने इदराकी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। इदराक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पेश करा वो प्याजे ही पेश करा, प्याजे ने ही बताया। तमाम मालूमात प्याजे ने दी, किसी और ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तजुर्बा नहीं किया। प्याजा वो पहला माहिर नफ्सियात था, इसको इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का नाम भी दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, अहम है, इसमें से कहीं सारे सवालात पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत गौर से देखिए, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि मुझे हिम्मत अफ़ज़ाई मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।